हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम द हिंदू के जिस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियाज ट्रेड स्ट्रेटजी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल किस बारे में है? आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है हाउ इंडिया इज चेंजिंग इट्स ट्रेड पॉलिसी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड where power is no longer dominated by one country but shared among many like US, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया। इसको कहा जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडिया चाहता है अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, अपनी डिपेंडेंस को एक कंट्री पे रिड्यूस करके मल्टीपल कंट्री के साथ अपने ट्रेड रिलेशन बनाना, इंटीग्रेट करना ग्लोबल सप्लाई चेन में, और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का उसका जो विजन है थ्रू विकसित भारत बाय 2047। आर्टिकल शुरू होता है बाय सेइंग इंडिया वांट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड बिकम ए लीडिंग ग्लोबल ट्रेड पार्टनर। इंडिया ने 2023 में अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट किया। टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना बाय 2030। करंटली इंडिया $825 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है और जिसकी एनुअल ग्रोथ है 6.05। अभी इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स लगभग 800 से 900 बिलियन डॉलर का है, राइट। तो इसका मतलब है कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट को डबल करना चाहता है अगले कुछ सालों में। ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। इसका मतलब है इंडिया अब सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन पर डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं रहना चाहता। इंडिया ग्लोबल मार्केट का एक मेजर सप्लायर बनना चाहता है। ये मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो इंडिया ने लाई थी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसी स्कीम्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इस टॉपिक के हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करो लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। ये इंडिया की कोर फिलॉसफी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, राइट। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया लार्जली यूनिपोलर थी। अमेरिका एक डोमिनेट सुपर पावर था, लेकिन आज सिचुएशन अलग है। आज दुनिया में मल्टीपल पावर सेंटर हैं, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रशिया एक्सेट्रा। इसको कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में सर्वाइवल का सिंपल रूल है, जिस देश के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेटवर्क होगा वही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी गेन करेगा। आज जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स अलग नहीं है। ट्रेड एग्रीमेंट अब सिर्फ बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक टूल है। और इंडिया इसी रियलिटी को समझकर अपनी ट्रेड जो स्ट्रैटेजी है उसको रीडिज़ाइन कर रहा है। आगे है शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू एफटीएस। पहले इंडिया कॉशियस था। इंडिया एफटीए मोस्टली डेवलपिंग कंट्री के साथ ही करता था क्योंकि फेयर था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब अप्रोच जो है चेंज हो चुकी है। 2019 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 22% ही एफटीआई नेटवर्क के अंडर आता था। 2026 में ये 71% तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप है। इंडिया ने डील्स किए हैं या फिर नेगोशिएट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएई के साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड स्टेट एक्सेट्रा। ये शो करता है इंडिया रीजनल प्लेयर से
ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है। ये वही ट्रांजिशन है जिसके बारे में हमने अपने लास्ट डिस्कशन में डिस्कस किया था। इंडिया शिफ्टिंग फ्रॉम बैक ऑफिस टू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, दैट इज GCC। आगे आर्टिकल में बात हो रही है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इस पे भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस डील को नेगोशिएट करने में लगभग 20 साल लगे और फिर उसके बाद ये साइन हुई 27 जनवरी 2026 में। इसको हिस्टोरिक कहा गया क्योंकि ये डील ऑलमोस्ट 90% गुड्स पर टैरिफ रिड्यूस या एलिमिनेट करता है। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर पहले इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को यूरोप में 12% तक ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब वो रिड्यूस होकर नील हो गई है या काफ़ी कम हो गई है। रिजल्ट होगा इंडियन प्रोडक्ट चीपर हो जाएंगे यूरोपियन मार्केट में, कंपिटिटिवनेस इंक्रीज़ होगी। इसका बेनिफिट मिलेगा टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, केमिकल्स एंड मैरीन प्रोडक्ट्स को। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं, इंडिया को एडवांस यूरोपियन मशीनरी का भी एक्सेस मिलेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। आगे आर्टिकल में बात की गई है इंडिया यूएस के ट्रेड एग्रीमेंट की। फरवरी 26 में इंडिया और यूएस में एक इंटरिम फ्रेमवर्क ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका लॉन्ग टर्म गोल है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये डील सिर्फ टैरिफ तक लिमिटेड नहीं है, इसमें फोकस है रेयर अर्थ मिनरल्स का, सेमीकंडक्टर्स का, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का, टैरिफ रिडक्शन का। सेमीकंडक्टर हर चीज़ में लगते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना से डाइवर्सिफाई हो सकता है और इंडिया ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बन सकता है। ये इकोनॉमिक भी होगा और स्ट्रैटेजिक भी। यहाँ पे यूज़ हो रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है कि चाइना से इंटरडिपेंडेंस हटा के दूसरी कंट्री के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशन बताना, ताकि हम सिर्फ चाइना पे ही डिपेंड ना रहें। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। आगे आर्टिकल में कहा गया है कि वाई FTA मैटर्स। इसके 3 मेजर रीज़न बताए गए हैं। पहला है मार्केट एक्सेस, रिच मार्केट्स में एंट्री मिलती है, इंडियन फर्म्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। दूसरा है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो सस्ते होते हैं, इंडियन फर्म्स ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बन सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है। थर्ड है स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। जब इकोनॉमीज जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं तब पॉलिटिकल रिलेशन भी स्टेबल होते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करती हैं। इंडिया को एक पोजीशन देगा ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को रीशेप करने के में। यहाँ पे इंडिया रूल टेकर से रूल मेकर बन सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसको हम लिंक कर सकते हैं सॉगर डॉक्ट्रिन, जो अब जिसको महासागर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। महासागर डॉक्ट्रिन में इंडिया का जो मेन फोकस है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बनाना और इसकी स्टेबिलिटी पे फोकस करना, दैट इज़ महासागर डॉक्ट्रिन। इंडिया का रोल इन G20, इसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं। इंडिया पोजिशनिंग एज ग्लोबल साउथ लीडर। तो अगर ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ेंगे तो इंडिया का रोल इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। आर्टिकल कंक्लूड हो रहा है कि इंडिया का फाइनल ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत बनना, बाय 2047 वाया इकोनॉमिक सुपर पावर, डेवलप्ड नेशंस एंड लीडर इन ग्लोबल कॉमर्स।
इंडिया ने रीसेप ज्वाइन नहीं किया, ये कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी थी। इंडिया ने पहले कहा कि हम पहले अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करेंगे, उसके बाद ग्लोबली इंटीग्रेट करेंगे। इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएई के साथ, यूके के साथ। एम है अपना मार्केट एक्सेस बढ़ाना, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को, और एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना। ये रिड्यूस करता है ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना, चाइना प्लस वन, और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब जब डोमेस्टिक प्रीपेयर्डनेस इंप्रूव हो रही है तो इंडिया कैलिब्रेटेड ग्लोबल इंटीग्रेशन भी कर रहा है। ये रेकलेस ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ग्लोबलाइजेशन है। अगर आपको अगर आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हर एफटीए के रिस्क भी होते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिल सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सेंसिटिव सेक्टर होता है, उसको भी एक कंपटीशन मिलता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं और एक्सपोर्ट कम हो। रेगुलेटरी कंप्लाइंस टफ हो सकती हैं। इसीलिए एफटीए तभी सक्सेसफुल होते हैं जब डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी पैरेलल चल रहे हों। ये हमने पढ़ा था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लेक्चर में, आप उसे दोबारा से सुन सकते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी का शिफ्ट एक नॉर्मल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर ही पॉलिटिकल पावर है। इंडिया डिफेंसिव अप्रोच से प्रोएक्टिव इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। यूरोपियन यूनियन डील हो गई, चाहे यूएस फ्रेमवर्क हो या सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो, ये सब मिलकर इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में सेंट्रल पोजीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रेटजी सस्टेन रहती है तो इंडिया 2047 में एक लार्ज इकोनॉमी नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक पावर बन सकता है। यहाँ पे हमने एक बात की थी रीसेप की। रीसेप का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज साइंड बिटवीन एशिया पैसिफिक रीजन कंट्रीज। रीसेप में टोटल 15 कंट्रीज आती हैं जिसमें एशियान की 10 कंट्रीज़ और प्लस 5 मेजर पार्टनर्स हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओरिजिनली इंडिया रीसेप नेगोशिएशन का पार्ट था, बट 2019 में इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया ज्वाइन करने से। रीज़न बताया गया ट्रेड डेफिसिट, एग्रीकल्चर सेक्टर फेयर और मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस। इंडिया का चाइना के साथ ऑलरेडी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। रीसेप ज्वाइन करने से चाइनीज़ इंपोर्ट बढ़ सकते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो चीप डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली फ्रॉम न्यूजीलैंड से इंडियन फार्मर्स को हर्ट कर सकते थे। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडियन इंडस्ट्रीज को लगा कि वो चाइनीज स्केल और कम्पिटिटिवनेस से compete नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंडिया ने कहा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंडिया ने रीसेप रिजेक्ट करके एक सिग्नल दिया, इंडिया ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है लेकिन अनफेयर इंटीग्रेशन के खिलाफ है। बाद में इंडिया ने स्ट्रेटजी चेंज की और इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग मेगा मल्टी डील्स लाइक रीसेप, इंडिया ने बायलैटरल एफटीए साइन किए यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ। ये था आज का डिस्कशन। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा हम डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।